आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। पाकिस्तान और भारत के मिलिट्री डायरेक्टर जनरल्स के दरमियान आज होगी अहम बातचीत। सरहद पर जंगबंदी के हवाले से मजीद हिकमत अमली तय की जाएगी। भारत के डीजीएमओ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 100 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए, कई एयरबेस किए गए तबाह। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुजव्वजा आजाद तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात का अगला दौर आज से शुरू। मुआहदे का पहला मरहला जल्द हो जाएगा मुकम्मल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खौफनाक सड़क हादसा, 14 अफराद की मौत, महलूकीन में ज्यादातर खवातीन शामिल। जख्मियों को रायपुर मेडिकल अस्पताल किया गया मुंतकिल। बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार आज मुल्क और दुनिया भर में मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया ने हमवतनों को दी मुबारकबाद। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। भारतीय फौज के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ से आज दोपहर 12 बजे टेलीफोन पर बातचीत करेंगे। इससे कबल 10 मई को भी दोनों जमातों के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। इस गुफ्तगू में पाकिस्तान आगे आया और सरहद पर जंगबंदी की पेशकश की। आज होने वाले मुज़ाकरात में सरहद पर जंगबंदी के हवाले से मजीद हिकमत अमली तय की जाएगी। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर हमलों में 100 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। इनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मालिक, रऊफ और मुदस्सिर अहमद जैसे दहशतगर्दों के नाम शामिल हैं, जो कंधार तैयारा हाई जैकिंग और पुलवामा धमाके में मुलविस थे। डीजीएमओ घई ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को हॉटलाइन मैसेज के जरिए आगाह किया गया है कि अगर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त जवाब दिया जाएगा। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages and religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives. The Indian Air Force played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions. The Indian Air Force obviously had their assets up in the sky. डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की कार्रवाई में सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। इस बात का मुकम्मल ख्याल रखा गया कि आम लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies
to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. इसी दौरान डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल A.K. भारती ने कहा कि दुश्मन के तैयारों को हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने से रोका गया और कुछ तैयारों को मार गिराया गया। उन्होंने कहा कि अहदाफ का इंतखाब एहतियात से किया गया था और IAF को बहावलपुर और मरीद में तरबियती कैंपों को तबाह करने का टास्क दिया गया था। अहदाफ के लिए मनसूबाबंदी इस तरह की गई थी कि दीगर नुकसानात से बचा जा सके। We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done, annihilate these targets, and plan to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. भारत की DGMO ने कहा कि पाकिस्तान के DGMO को एक और हॉटलाइन पैगाम भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले इत्तेफाक राय की दोबारा खिलाफवर्जी की गई तो हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज इंतहाई सख्ती से इसका जवाब देगी। We have sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated subsequently or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter-actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. तो आइए जानते हैं अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में 10 बड़ी बातें। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से किया गया था और बेहद कामयाब रहा। भारतीय फौज का हदफ सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकाने थे। ऑपरेशन सिंदूर की ये 10 बड़ी बातें हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को तबाह किया गया और इसके अलावा आपको बता दें कि 100 से जायद दहशतगर्द इस ऑपरेशन में मारे गए। ये हम आपको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहे हैं। यूसुफ अजहर, अब्दुल मालिक रऊफ, मुदस्सिर अहमद जैसे दहशतगर्द ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं और तीनों दहशतगर्द 814 IC के हाईजैकिंग और पुलवामा धमाके में मुलव्विस पाए गए थे। 35 से 40 पाकिस्तानी फौजी भी ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं और मुरीद के और बहावलपुर में दहशतगर्दों के तरबियती कैंप तबाह किए गए और भारतीय फौज ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि आम लोगों को किसी भी किस्म का नुकसान न पहुंचे। पाकिस्तान के कई फ़िज़ाई अड्डे भी इस ऑपरेशन सिंदूर में तबाह कर दिए गए। तो ये ऑपरेशन सिंदूर की 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। भारतीय फौज का हदफ सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाना था। आगे बढ़ते हैं। अमृतसर ज़िले का गांव दाउके में 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है। सिर्फ एक तंग सड़क इस गांव को बाकी मुल्क से जोड़ती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान DGMO की सतह पर मुआहदा तय पाने के बाद हमारे साथी गुरमीत सिंह ने बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब वाक़े इस गांव का जायजा लिया।
समय हम एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जो तीन तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है और सिर्फ एक सड़क है जो उसको पूरे भारत से जोड़ती है, पंजाब से जोड़ती है। यह है अमृतसर का गांव दाउके और यहां आपको मैं पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस किस साइड से यह गांव पाकिस्तान से घिरा हुआ है। सबसे पहली तस्वीर ये सामने घर देखिए, ये घर है रिहायशी इलाका इस गांव का और इसके बिल्कुल बैक साइड पे पाकिस्तान की सरहद लगती है। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, उधर वहां कुछ लोग बैठे हैं पेड़ के नीचे। ये अक्सर यहां से अंतरराष्ट्रीय सरहद को देखते हैं जो कि बिल्कुल सामने है, मगर इसी सड़क पर यदि आप आगे सीधा चले जाएंगे तो यहां पर भी पाकिस्तान के साथ सरहद लगती है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। यानी कि दो जगह मैंने आपको दिखा दी। अब तीसरी जगह जो बिल्कुल मेरे सामने है मगर वो हम आपको कैमरे में नहीं दिखा सकते सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तकरीबन 100 मीटर दूर बिल्कुल मेरे सामने इंटरनेशनल बॉर्डर है मेरी दाईं तरफ, और यदि आप अपनी तरफ से देखेंगे तो आपकी बाईं तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर है जो बिल्कुल भारत पाकिस्तान की सरहद है। सिर्फ एक सड़क है जो कि इस गांव को जोड़ती है पूरे भारत के साथ। वो जो सामने आप खेत देख रहे हैं इनके पीछे सड़क है जो कि गांव की अलग अलग जो रिहायशी इलाका है उसके बीच में से होती हुई सीधा इन खेतों के बीच में से होती हुई निकलती है और वो सीधा बाकी के पंजाब से और बाकी के देश से इस गांव को जोड़ती है। तो इस गांव का महत्व आप समझ सकते हैं। फिलहाल आपको तस्वीर दिखाता हूं। देखिए इस समय तनाव की स्थिति खत्म हो चुकी है लगभग। देखिए पंजाब में 6 जिले हैं, अमृतसर, पठानकोट, तरन तारन, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिलका, जितने भी सरहदी जिले हैं वहां पर सभी के सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसके साथ ही खुलकर अब अपने घरों में भी रह रहे हैं, घरों से बाहर भी निकल रहे हैं और सरहद को देखने के लिए भी आ रहे हैं। गांव अपनी दिनचर्या रोज की तरह, जैसे एक गांव का किसान, एक गांव का आम आदमी अपनी रोज की दिनचर्या को जीता है, वैसे ही अपनी दिनचर्या को यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं गांव दाउके के लोग। कुल मिलाकर इस गांव का ज्योग्राफिकली एक बहुत बड़ा महत्व है पूरे देश के लिए, पूरे पंजाब के लिए। तो फिलहाल यहां पर स्थिति बहुत ही अच्छी है, शांतपूर्ण है और ये गांव में आने का सिर्फ और सिर्फ यहां से रिपोर्टिंग करने का मकसद हमारा यही है। कुल मिलाकर दिनचर्या सबकी अच्छे से चल रही है। अंतरराष्ट्रीय सरहद गांव दाउके से कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ गुरमीत सिंह, डीडी न्यूज। और दिल्ली हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। ताहम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL ने कहा है कि मौजूदा फ़िज़ाई हालात और बढ़ते हुए हिफाजती इक़दाम की वजह से कुछ परवाज़ें मुतासिर हो सकती हैं और हिफाजती अमल से गुजरने में मज़ीद वक्त लग सकता है। मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि वेबसाइट से फ़्लाइट स्टेटस की तस्दीक के बाद ही एयरपोर्ट पर आएँ और गैर मुसद्दक़ा खबरों से गुरेज करें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। रायपुर बालोद बाजार सड़क पर सारा गांव के करीब एक छोटे ट्रक और ट्रेलर के दरमियान तसादुम में 14 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। हादसे में कई खवातीन और बच्चे भी शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। मरने वालों में ज्यादातर खवातीन शामिल हैं। जख्मियों को रायपुर मेडिकल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रायपुर के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा कि हमें रात 12 बजे के करीब हादसे की इत्तला मिली थी। इंतजामिया की टीम फौरी तौर पर मुतहरिक हो गई और जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया। रायपुर के SP लाल उम्मीद सिंह के मुताबिक ये लोग एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। रात में 12 बजे के आसपास जानकारी मिली थी कि एक स्वराज मजदा और ट्रेलर में हुई। तत्काल प्रशासन की टीम एक्टिव हुई और मौके पर जाकर तुरंत जो घायल थे उनको भी आसपास के जो स्वास्थ्य केंद्र थे वहाँ प्राथमिक उपचार कराया गया, लेकिन उसमें 13 लोगों का निधन हुआ, 11 से 12 लोग इंजर्ड हैं। और हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुजव्वज़ा आज़ाद तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात का अगला दौर आज से शुरू होगा। इसका मकसद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर आयद करदा महसूलात के दरमियान मुआहदे के पहले मरहले को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है। दरअसल दोनों फरीकों ने गैर यकीनी की आलमी तिजारती माहौल की वजह से मुआहदे को 2 मरहलों में मुकम्मल करने पर इत्तेफाक किया है। मालूमात के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की टीम मुज़ाकरात के 11वें दौर के लिए यहाँ आएगी और ये मुज़ाकरात 16 मई तक जारी रहेंगे।
इससे कबल मुज़ाकरात के 10वें दौर में अशिया, खिदमात, सरमायाकारी और सरकारी खरीदारी में मार्केट तक रसाई से मुताल्लिक़ तजावीज़ और शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। और दुनिया भर में आज नर्सों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर के नर्सों के लिए इस दिन का आगाज़ करने वाली नर्स का नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। इस दिन को मनाने का आगाज़ 12 मई 1820 को हुआ। 1973 में हुकूमत हिंद ने नर्सों के जरिए किए गए मिसाली काम के एजाज़ के लिए उनके नाम पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड कायम किया, जो हर साल नर्सों के आलमी दिन के मौके पर दिया जाता है। और तिब्बत में आज सुबह ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ तिब्बत के इलाके में था, ताहम अभी तक ज़लज़ले से किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा के इस दिन महात्मा गौतम बुद्ध की पैदाइश और परिनिर्वाण हुआ था और बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में भी जोशो खरोश से मनाया जाता है। सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया ने इस पुरमसरत त्यौहार पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की है। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा कि हमदर्दी के पैगंबर भगवान बुद्ध के अदम तशद्दुद, मोहब्बत और मेहरबानी का पैगाम पनीनू इंसान की फलाह बहबूद की बुनियादी असास है। नायब सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा कि मुक़द्दस दिन भगवान बुद्ध की पैदाइश, रोशन ख्याली और महापरिनिर्वाण की अलामत है, जिनका गहरा इल्म मुश्किल वक्त में हमारे लिए एक कुतुब सितारे का काम करता है। बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मुल्क भर में इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर अक़ीदतमंदों ने संगम में पूजा की। श्रीलंका में आज बुद्ध मत कैलेंडर का मुक़द्दस तरीन दिन वेसाक पोया मनाया जा रहा है। श्रीलंका के शहर नवारा एलिया में वेसाक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। ये तकरीब गौतम बुद्ध की पैदाइश, इल्म के हुसूल और परिनिर्वाण की याद में मनाया जाता है। वेसाक पोया पूरे जजीरे में गहरी रूहानी अक़ीदत और मुतहरिक अवामी परफॉर्मेंस के साथ मनाया जा रहा है। वेसाक का त्यौहार मनाने के लिए हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद नवारा एलिया में जमा होते हैं। मंदिरों, गलियों और घरों को रंग बिरंगी लाइट्स और पंडालों से सजाया गया है, जिसमें बुद्ध की जिंदगी के मनाजिर को दिखाया गया है। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दसानायका ने गुज़िश्ता हफ्ते बुद्ध मत के 2569 साल के मौके पर हफ्ते भर जारी रहने वाले मेले का इफ्तिताह किया। तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर एक यादगारी डाक टिकट जारी किया गया। हुकूमत ने 10 से 16 मई को रियासती वैसाख हफ्ते के तौर पर मनाने का ऐलान किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने वैसाख के दिन दुनिया भर में बुद्ध मत के पैरोकारों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने हमदर्दी, रवादारी और बेलौस खिदमत की तबलीग की। महात्मा बुद्ध की तालीमात और उनके रास्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस यौम वैसाख पर मैं दुनिया भर के बुद्ध मत के मानने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि वो बुद्ध के जन्म, रोशन ख्याली और निर्वाण की याद मनाते हैं। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन्हें सभी अखबारों ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के 40 फौजी और हुक्काम की हलाकत। सरहद पार 9 मकामात पर हमलों में 100 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। सीज़ फायर के 25 घंटे के बाद तीनों अफवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया गया है। और आइए अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आला सतही मीटिंग। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार की रोज़ अपनी रिहाइशगाह पर एक आला सतही इजलास का एहतमाम किया और इसकी सदारत की। वज़ीर आज़म के एक्स अकाउंट से जारी एक बयान के मुताबिक इजलास में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के अलावा तीनों अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की थी।
और आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले अखबार से। एक और सुर्खी देख लेते हैं। नया भारत दहशतगर्दी के खिलाफ सरहद की दोनों जानिब कार्रवाई करेगा। जी हाँ, हिंदुस्तान के वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह किया है कि नया भारत है जो दहशतगर्दी के खिलाफ सरहद के दोनों जानिब कार्रवाई ज़रूर करेगा। और अब एक और ख़बर देख लेते हैं। गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करने की हिदायत से मची खलबली। डीडीए और दिल्ली सरकार कानून के मुताबिक 3 माह के अंदर मुनहदिम करें, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। और ओखला में खसरा नंबर 279 में 4 बीघा से ज़्यादा सरकारी अराजी पर मुहित गैर मजाज ढांचे का ये मामला है। और अब एक और सुर्खी पर नजर डालते हैं। 16 मई से दोबारा शुरू हो सकता है आईपीएल। जी हाँ, आईपीएल 16 मई से दोबारा शुरू हो सकता है और मौजूदा सीजन के बकिया मैचेस 4 मकामात पर खेले जा सकते हैं। फाइनल मैच 30 मई को होने का इम्कान बताया जा रहा है। और चलते चलते एक और सुर्खी देख लेते हैं। गजा में खान यूनुस पर इजरायली हमले में 23 फ़लस्तीनी शहीद बताए गए। गजा के शहरी दिफा ने इतवार के रोज़ जुनूबी शहर खान यूनुस में बेघर लोगों के खेमों पर इजरायली फ़िज़ाई हमले में बच्चों समेत 23 हलाकतों की इत्तला दी है और उनकी बाज़ाबातकारी की बात भी निकल कर सामने आ रही है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। भागलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत तीरंदाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इन खेलों के दौरान खिलाड़ियों को भागलपुर के खाने पीने और भागलपुर रेशम के बारे में जानने का मौका भी मिला। देखिए ये रिपोर्ट। भागलपुर में मुनाकिद खेलो इंडिया यूथ गेम्स के स्टेज पर जहां खिलाड़ी अपनी खेल की सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं, वहीं भागलपुर सिल्क को भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की वजह से पहचान मिल रही है। इसके साथ ही भागलपुर इंतजामिया ने इस बात का भी पूरा ख्याल रखा है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बिहार आने वाले खिलाड़ियों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। सबसे पहले मैं तहे दिल से सभी खिलाड़ियों के प्रति, उनके कोच के प्रति, टेक्निकल मैनेजर के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि मेरे ज़िला में वो इस खेल को खेलने आए और साथ ही इस बिहार को इस खेल का आयोजन का अवसर मिला और भागलपुर को भी। और आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे मन में एक ही इच्छा थी कि हम हर वो प्रयास करें जिससे कि बाद में हमें कभी अफसोस नहीं हो कि कुछ और किया होता तो और बेहतर होता। तो जो बेस्ट एफर्ट होता है, मैंने, एसएसपी साहब ने, हमारी पूरी टीम ने बेस्ट एफर्ट दिया। भागलपुर में मुनाकिद होने वाले तीरंदाजी और बैडमिंटन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले मुल्क भर से खिलाड़ी, कोच और मुआविन अमला भी भागलपुरी सिल्क मार्केट और यहाँ के रेशम की मसनूआत को लेकर बहुत पुरजोश है। भागलपुर में एक सिल्क मार्केट है। सिल्क मार्केट में हम कल गए थे तो वहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब घर वालों के लिए ड्रेस खरीदी है और यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ का फेमस फूड है, सत्तू है, लिट्टी चोखा है। बाहर जाके घूम के उसको खाना तो वो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और जैसे यहाँ पे हमें होटल के अंदर फैसिलिटी मिली है, बहुत बढ़िया लगा। भागलपुर भी मार्केट बहुत अच्छा है। यहाँ पे रहने खाने सहने का भी बहुत इंतज़ाम हमारे लिए किया गया है। और सिल्क मार्केट तो फेमस है, लेकिन हम जाएंगे आज तब हमें पता चलेगा कि मार्केट में सिल्क भी बहुत बढ़िया मिलता है, क्योंकि वर्ल्ड फेमस है। तो हम तो ज़रूर जाएंगे और शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा करेंगे। साथ ही ताजिरों का ये भी मानना है कि उनके शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इनेकाद की वजह से कारोबार में भी इजाफा हुआ है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बच्चे आ रहे हैं जगह जगह से, बहुत दूर दूर से बच्चे आए यहाँ से, वहाँ से चल के यहाँ हमारे रेशम भवन में आ रहे हैं, जान रहे हैं सिल्क कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है। बहुत उत्साहित है बच्चे जानने के लिए कि कैसे बनता है, साड़ी का क्या प्राइस है, कहाँ कहाँ जाता है। जाहिर है कि खेलो इंडिया का प्लेटफॉर्म न सिर्फ खेलों में बल्कि मेजबान रियासत बिहार के खाने और खुसूसी अशिया को फरोग देने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। खेलो इंडिया के मंच पर खिलाड़ी न सिर्फ खेल बल्कि स्थानीय खान पान, कल्चर और परिधानों से भी रूबरू हो रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन की भी यही कोशिश है कि खिलाड़ी अपने साथ एक सुखद अनुभव लेकर अपने घर लौटें। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, भागलपुर। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब। इस चित्र